नमस्कार मित्रों, केपी इंस्टीट्यूशन आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक सहयोग के भाव से केपी इंस्टीट्यूशन यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया गया है। आज हम गणित के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे उसका नाम है संख्या। आइए जानते हैं संख्याओं के बारे में। ठीक है, हमें आज पढ़ना है संख्या के संदर्भ में। संख्या मीन्स नंबर। ठीक है, किसके संदर्भ में पढ़ना है हमको? संख्या मीन्स नंबर के संदर्भ में। तो सबसे पहली संख्या जिसके संदर्भ में हमको ज्ञान अर्जित करना है वह है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या या इसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मीन्स इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कहेंगे, नेचुरल नंबर। ठीक, और इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जानते हैं प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होती क्या है। ये जो प्राकृत संख्या होती है, जब विश्व या भारत के संदर्भ में हम बात करें, जब शून्य की खोज नहीं हुई थी तब हमें केवल 9 प्रकार के संख्याओं के बारे में ही जानकारी थी, 1 से लेकर के 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तब के संदर्भ में 1 से 9 तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते थे। किंतु जब शून्य की आविष्कार हुई तो संख्याएं आगे बढ़ी और हमें आज जो 1 से लेकर के जहाँ तक की संख्याएं ज्ञात है उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से इन्फानाइट तक की संख्या। इन्फानाइट क्यों लेते हैं? इन्फानाइट मतलब अनंत होता है, असीम होता है। अब हम संख्याओं को इन्फानाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि संख्याओं का कभी अंत नहीं होता। मतलब यदि आप कहें कि मेरे को तो महासंख्य तक की संख्याएं ज्ञात है तो मैं कहूँगा महासंख्य 1, महासंख्य 2, महासंख्य 3, संख्याएं आगे बढ़ गई ना। तो यहाँ पर हम संख्या को निर्धारित नहीं कर सकते कि वो कहाँ तक है। संख्या असीम होती है, अनंत होती है, इसलिए उसको अनंत इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट, इन्फिनिट। ठीक है, ऐसा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1। ये जो 1 है ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 होती है। और 1 2 3 4 1 से लेकर जहाँ तक की संख्या हमें ज्ञात है वे सभी प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। दूसरे प्रकार की संख्याओं के संदर्भ में हम यदि बात करें तो दूसरे प्रकार की संख्या जो है उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या संख्या? पूर्ण संख्या। ठीक है, इसी को हम होल नंबर भी कहते हैं, होल नंबर। और इसको अपन कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं की आवश्यकता कैसे पड़े इसको समझने के लिए गणितीय संक्रिया करते हैं। जैसे कि आप यदि 2 में 2 को घटाएंगे, 3 में 3 को घटाएंगे, 4 में 4 को घटाएंगे तो उत्तर आता है 0। तो यहाँ प्राकृत संख्याओं के संदर्भ में हमने जाना कि यहाँ शून्य नहीं है। जब प्राकृत संख्याओं के सामने शून्य को भी डाल दिया जाए तो उस संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होती है, 0 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते सभी संख्याएं। मीन्स हम यह भी कह सकते हैं कि शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या होती है वो होती है 0। ठीक है, यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है, किंतु सभी पूर्ण संख्या इस 0 के कारण सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। मतलब 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, बाकी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। अब इसके पश्चात प्राकृत संख्या एवं पूर्ण संख्या के पश्चात हमें और कई प्रकार की संख्याओं के संदर्भ में पढ़ना है। तो उन संख्याओं को समझने के लिए हमें कुछ संक्रियाओं पर जाना पड़ेगा। जैसे कि यदि मैं आपके सामने प्रश्न डाल दूं कि 5 में से 4 को घटाने पर कितना आता है, ठीक है, कि 5 में से 4 को घटाने पर कितना आता है, तो आप आसानी से उसको उत्तर दे देंगे कि 5 में से 4 को घटाने पर उत्तर आता है 1। लेकिन इसी संक्रिया को हम यदि उलट दें कि 4 में से 5 को घटाने पर कितना आता है, जैसे कि हमने बोला कि ये जो 4 में से 5 को घटाने पर उत्तर कितना आता है, तो जो गणित के जानकार व्यक्ति हैं उनको पता होगा कि 4 में से 5 को घटाने पर ऋण 1 उत्तर आता है। तो ये नई प्रकार की संख्याएं मिली हमको, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने के पश्चात, इस पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने के पश्चात जो संख्याओं का समुच्चय समूह हमको प्राप्त होता है वे सभी संख्याएं कहलाती है पूर्णांक। कौन सी संख्याएं कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है।
पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तीसरे प्रकार की जो संख्या है हमारी वो है पूर्णांक संख्याएं। इसको हम कहते हैं इंटीजर्स और इसको कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब सभी ऋणात्मक संख्याएं, शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं, ये सभी संख्याएं कहलाती है क्या? इंटीजर्स या पूर्णांक संख्याएं। ये सभी पूर्णांक संख्या, एक बार और ध्यान दीजिएगा, सभी ऋणात्मक संख्याएं, शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब चौथे प्रकार की संख्याओं के संदर्भ में हमको जानकारी लेनी है, तो उसके लिए फिर संक्रियाओं पर जाना पड़ेगा। मैं आपके सामने एक प्रश्न डाल देता हूं कि 3 में हम कौन से संख्या का गुणा करें कि उत्तर 5 आए। तो इस प्रश्न को सुनने पर सभी को अटपटा लगेगा कि यार ऐसा कुछ संक्रिया होता होगा भी कि नहीं होता होगा, सभी अवाक रह जाते हैं। लेकिन जब इसके उत्तर पर जाएंगे कि आप देखिए, मैंने क्या बोला, 3 में से आप कौन से संख्या का गुणा करेंगे कि उत्तर 5 आएगा। तो 3 में हमको 5/3 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे 3 और 3 एक कट गया और उत्तर आया 5। तो 3 में हमने किसका गुणा किया? 5/3 का गुणा किया। इस प्रकार की संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्या। ये नई प्रकार की संख्या है। चौथे प्रकार की जो संख्या है वो है परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। ठीक है, या परिमेय संख्या, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में रेशनल नंबर, और इसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल क्यू में होता है परिमेय संख्या, मतलब 5/3, 3/2, 1/2, ये सभी संख्याएं जो है ये परिमेय संख्याएं के अंतर्गत आती है। इसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं और क्यू को P/Q के रूप में लिखते हैं, छोटा क्यू ना। और यहाँ क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, P/Q में क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यदि P के जगह पे आप 1 रखते हैं और क्यू के जगह पे आप 0 रख दिए, तो इसका मान 1/0 का मान जो हो जाएगा वो इन्फानाइट हो जाएगा। अब ये इन्फानाइट क्यों होता है, अनंत क्यों होता है, इस पर हम कभी विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। लेकिन क्यू के जगह पे मतलब हर का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। नहीं तो यदि 0 हो गया तो परिमेय संख्या के श्रेणी में नहीं आएगा, उसका मान अनंत हो जाता है, इन्फानाइट हो जाता है। ठीक है, देखिए ये 5/3 में से जो ऊपर में 5 है उसको हम अंश कहेंगे, और ये जो नीचे में जो 3 है इसको हम हर कहेंगे। याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर की संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे की संख्या को हर कहते हैं। लेकिन परिमेय संख्या तभी होगा जब हर के जगह पे 0 ना हो। यदि 0 हुआ तो अनंत हो जाता है, उसका मान इनफाइनाइट हो जाता है। इस प्रकार हमने आज सीखा प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में और परिमेय संख्या के बारे में। 4 प्रकार के संख्याओं को हमने जाना। यहाँ एक और विशेष बात है, उसको ध्यान दीजिएगा। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। उसी प्रकार सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। उसी प्रकार सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, किंतु सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। इस प्रकार का संबंध इसमें होता है। ठीक है।